औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज हमने स्टडी करना है वोल्टेज डिवाइडर बायस फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। यानी कि अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आपने लगाया हुआ है तो उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले जो है इसके लिए मुझे फ़िगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम जो है वो हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर हम सर्किट डायग्राम जो है उसको ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ पर एक आपके पास कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ है, और इधर से हम कोई इसको इनपुट सिग्नल, ये वी इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ लिख लें वी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और ये उसका लेवल 0 है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है वो हम एक और सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके ऊपर जो बेस को आप दे रहे हैं सिग्नल, यहाँ से ये एक और जो है वो सिग्नल आ रहा है। ये सिग्नल है VB का, यानी कि बेस वोल्टेज का सिग्नल है, और ये 2.83 VDC के बराबर है। अब ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज़ कैपेसिटर C1, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 1 माइक्रो फैरड। एक्सक्यूज़ में, ये 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर जो है वो अटैच्ड है, और इस कैपेसिटर को आगे हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये इसकी बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। ये ट्रांजिस्टर की जो बेस है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे, और ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये कोई NPN हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारे पास जो है 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है। इधर ये बेस है, ये एमिटर है। तो ये हमारे पास NPN है, इसका अंदर की तरफ है, और ये हमारे पास कलेक्टर है। ठीक है जी। अब ये बेस जो है, इधर आपने बेस के साथ आगे कलेक्टर जो है उसके साथ यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस अटैच है, जिसको आप कह दें कि ये RC रेजिस्टेंस है। और ये जो RC रेजिस्टेंस है ये 1.0 किलो ओहम की है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से एमिटर जो है इसको नीचे ले जाएं, और ये एमिटर जो है ये ग्राउंडेड है। यहाँ पर ये RE रजिस्टर है एमिटर की, और ये 560 ओहम के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके पास आउटपुट के ऊपर एक और कैपेसिटर ये आ रहा है। ठीक है, इसको कैपेसिटर C3 का हम नाम दे देते हैं। ये कैपेसिटर C3 है, और इस C3 के आगे
फिर हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रही है, इसको भी आप यहाँ से आगे जो है वो ग्राउंड कर दें। तो ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL आपके पास जो है ये आ रही है। रेजिस्टर लोड यानी कि लोड के ऊपर, आउटपुट के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास V आउट है, ठीक है। उसके बाद ये जो C3 कैपेसिटर है, ये भी आपके पास 1 माइक्रो फैरड का है, ये भी 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है आपके पास। और जो बीटा हमारे पास AC और DC है, यहाँ पर बीटा DC और बीटा AC, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो है हमारे पास 150। बीटा AC जो है, बीटा DC जो है ये 150 के बराबर है, और बीटा AC जो है वो 160 के बराबर है। बीटा AC 160 के बराबर है और बीटा BDC 150 के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट का सिग्नल जो है वो आ रहा है, ठीक है। और ये आउटपुट का सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ा भी हो जाएगा और इन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट का हमारे पास सिग्नल आ रहा है और ये बराबर है 8.0 VDC के, 8.0 VDC, 8.20 VDC के ये बराबर है। और ये बेसिकली आपके पास V0 यानी कि आउटपुट का सिग्नल जो है वो आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ यहाँ पर इसके नीचे V आउट का भी सिग्नल है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसके नीचे, ये देखें, ये V आउट का हमारे पास सिग्नल है, ये 0 लेवल है। तो ये आप देखें कि उसके मुकाबले में, ये पहले सिग्नल के मुकाबले में बड़ा होकर इन्वर्टेड भी हो गया और एम्पलीफाई भी हो गया। तो ये V आउट का आपके पास सिग्नल जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो है, बल्कि इसको यहाँ पर हमने सर्किट को कंप्लीट करना है। तो मैं ये जो V आउट का सिग्नल है इसको इस जगह पे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास V आउट का सिग्नल आ गया। आप देख लें कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसके मुकाबले में इंक्रीज़ हो गया। ये V आउट का हमारे पास सिग्नल आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने जो है यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर जो है वो करना है, लेकिन उससे पहले अमीटर के साथ इस जगह से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास आएगी, तो ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटर नंबर C3 है। और इसके साथ एक और हमने यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो लगाना है।
तो इस जगह पर जो वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पर ये है 2.13 VDC, 2.13 VDC। और इधर जो कैपेसिटर, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगना है जिसको आप कह दें कि ये कैपेसिटर है C2। इस जगह पर जो है कैपेसिटर C2 जो है उसने लगना है। और ये कैपेसिटर C2 जो है ये 10 माइक्रो फैरड का है। ये 10 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर जो है इधर लगा हुआ है। यहाँ पर RE जो है वो 560 ओहम की है, यहाँ में लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अब हमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है उसको ड्रा करना है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर RC आ रही है, यहाँ पर ये VCC है, ये 12 वोल्ट के बराबर है पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो इधर से इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक रेजिस्टेंस R1 और फिर एक रेजिस्टेंस R2 और उसको आगे से आपने ग्राउंड जो है वो कर दिया है। यहाँ पर R1 जो है ये R1 है और ये R2 है। तो R1 जो है वो 22 किलो ओहम है और R2 6.8 किलो ओहम है, है R1। और R2 जो है दैट इज़ 6.8 और R2 6.8 किलो ओहम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है ये सर्किट है किसका, दिस इज़ ए सर्किट डायग्राम फॉर फिगर ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। ये है फिगर ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस के तौर पर, ठीक है जी। ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये पूरी इसकी सर्किट डायाग्राम है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की एज ए वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर। तो जो फिगर ए है वो शो कर रही है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को विद वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये जो है ये आपके पास, इसको क्या दें कि दैट इज फिगर ए। फिगर ए इज शोइंग द कॉमन एमिटर amplifier with a voltage divider bias, जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को शो कर रहा है। एंड कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C3 ऑन द इनपुट और and coupling capacitors C1 and, और जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं हमारे C1 C3 ऑन इनपुट, ये कपलिंग कैपेसिटर C1 और C3 जो हैं ये हमारे पास इनपुट के ऊपर हैं। एंड आउटपुट, और आउटपुट पर एंड ए बाईपास कैपेसिटर, और इसके साथ हमारे पास बाईपास कैपेसिटर C2 है फ्रॉम एमिटर टू ग्राउंड।
C2 फ्रॉम एमिटर टू ग्राउंड, जो कि एमिटर से ग्राउंड की तरफ है। ये देख लें आप, C2 कैपेसिटर ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये एमिटर से ग्राउंड की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट सिग्नल Vn है इज कैपेसिटिवली कपल्ड टू द बेस टर्मिनल। ये जो ये वाला इनपुट सिग्नल Vin है, ये क्या है, ये बेस का जो टर्मिनल है उसके साथ कपल्ड है। The input signal Vin is capacitively coupled to the base terminal ये बेस टर्मिनल के साथ, देखें यहाँ पर इसके पहले कैपेसिटर है, इसलिए कैपेसिटिवली कपल्ड है बेस टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये जो आपकी यहाँ पर ये बेस का टर्मिनल जो है वो आर है और ये उसकी इनपुट है बेस की। और जो आउटपुट सिग्नल है वी आउट, द आउटपुट सिग्नल वी आउट, और जो हमारे पास आउटपुट के ऊपर सिग्नल है वी आउट इज कैपेसिटिवली कपल्ड फ्रॉम द कैपेसिटर टू द लोड, इज कैपेसिटिवली from collector to the load RL। और जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है वी आउट, ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल हमारे पास जो वी आउट है, ये वी आउट सिग्नल जो है ये कपल्ड है किसके साथ, कैपेसिटर साथ। कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर, जो हमारे पास कैपेसिटर C3 है। ठीक है, ये वाला सिग्नल जो है ये कैपेसिटर C3 जो है इसके साथ कपल्ड है थ्रू कलेक्टर, क्योंकि ये हमारे पास जो आ रहा है यहाँ से ये कलेक्टर के साथ ये कैपेसिटर C3 जो है वो लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर C3 के साथ ये कपल्ड है, ये जो आपके पास सिग्नल है वी आउट का, ये वाला सिग्नल जो वी आउट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो एम्पलीफाइड आउटपुट है इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब जो एम्पलीफाइड आउटपुट आएगी आपके पास, ये देख रहे हैं ये जो आउटपुट आ रही है, ये एम्पलीफाइड आउटपुट जो है ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये यहाँ पर एक मिनट इस फिगर को करेक्ट कर लें। ये फिगर जो है बेसिकली इसको वैसे बनना जो है ये बिल्कुल इसके यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसके यहाँ पे इसको बनाता हूँ। देखें ये अगर मैं यहाँ से RL को थोड़ा सा, ये देखें ये वी आउट आ रहा है, ये 0 और ये वी आउट। ठीक है जी, ये वी आउट आ गया और 180 आउट ऑफ फेज है, ये जो वी आउट की वैल्यू आपके पास आ रही है। तो
जो एम्पलीफाइड आउटपुट है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से अब जारी बात है आउटपुट के ऊपर हमारे पास सिग्नल आ रहा है, तो जो एम्पलीफाइड आउटपुट है द एम्पलीफाइड आउटपुट, जो आपके पास एम्पलीफाइड आउटपुट है is 180 out of phase with input signal, is 180 degree out of phase with input signal। और ये 180 आउट ऑफ फेज है विद इनपुट सिग्नल। देखिए ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये दोनों एक दूसरे से 180 आउट ऑफ फेज है। यानी कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जब वर्क करता है तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की वर्किंग के अंदर जो आउटपुट के ऊपर आपके पास सिग्नल आता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। अब यहाँ पर वजह ये है कि बिकॉज the AC signal is applied, क्योंकि जो AC सिग्नल है उसको अप्लाई किया गया टू द बेस टर्मिनल, टू द बेस टर्मिनल एज एन इनपुट, उसको बेस टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया गया है। एंड टेकन फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल, और कलेक्टर टर्मिनल से इसको लिया गया है। एंड टेकन फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल एज आउटपुट। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टर टर्मिनल पे आप पर आउटपुट आ रही है और बेस टर्मिनल के ऊपर ये बेस है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर पे आउटपुट आ रही है और बेस के ऊपर जो है वो इनपुट आ रही है। यानी कि जो आउटपुट है उसके ऊपर आप कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर आउटपुट ले रहे हैं और इनपुट जो है वो बेस टर्मिनल के ऊपर ले रहे हैं। अब जो बेस है वो कॉमन है दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, ये एमिटर ये जो है ये हमारे पास कॉमन है। द एमिटर इज कॉमन टू बोथ, तो एमिटर जो है वो कॉमन है द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है जी। तो बेस जो एमिटर है वो दोनों, देखें आप एमिटर को कॉमन किया हुआ है, इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो एमिटर जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि देयर इज नो सिग्नल एट द मीटर बिकॉज द बाईपास कैपेसिटर इफेक्टिवली शॉर्ट द सर्किट। अब यहाँ पर कोई जो है वो सिग्नल नहीं है एमिटर के ऊपर। ठीक है, एमिटर के ऊपर यहाँ पर कोई सिग्नल जो है वो आपके पास नहीं आ रहा एमिटर के ऊपर, क्योंकि एमिटर जो है उसको आपने ग्राउंड किया हुआ और ग्राउंड होने की वजह से वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, वो शॉर्ट जो है वो हो जाएगा। तो देयर इज नो सिग्नल एट द एमिटर, देयर इज नो सिग्नल एट द एमिटर। तो एमिटर के ऊपर हमारे पास जो है
वो कोई सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पर देयर इज़ नो सिग्नल एट द एमीटर, एमीटर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि बिकॉज द बाईपास कैपेसिटर इफेक्टली शॉर्ट्स, बिकॉज द बाईपास कैपेसिटर capacitively shorts the emitter to the ground, एमीटर को शॉर्ट कर देता है ग्राउंड की तरफ एट द सिग्नल फ्रिक्वेंसी। सिग्नल फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप देखेंगे ये कैपेसिटर लगा हुआ और ये एमीटर को यहाँ पर शॉर्ट कर देता है, ठीक है, सिंगल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ग्राउंड पर एट द सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो जो ऑल एम्पलीफायर्स हैं हैव ए कॉमन कम्बिनेशन ऑफ बोथ एसी एंड डीसी ऑपरेशन। जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं, ऑल द amplifiers have the combination of both AC and दोनों जो हैं both AC and DC ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशंस हो रही होती हैं इसमें, एसी का भी और डीसी का भी। दोनों ऑपरेशन बैक वक्त जो है तमाम जो एम्पलीफायर्स हैं उनके अंदर ये दोनों किस्म के जो हैं इनका कम्बिनेशन जो है, दोनों का कम्बिनेशन जो है वो हो रहा होता है। तो इसको हमें हर हाल में ये जो ऑपरेशंस हैं इनको कंसिडर करना पड़ता है। which must be considered, यानी कि जो दोनों एसी और डीसी के ऑपरेशन हैं ये हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन एक बात ये हमें अपने जहन में रखनी पड़ती है कि जो कॉमन मीटर डेजिग्नेशन है ये रेफ़र होती है टू एसी ऑपरेशन। बट कीप इन माइंड दैट कॉमन एमिटर के जो हमारे पास कॉमन एमिटर डेजिग्नेशन है नेशन, जो कॉमन एमिटर यानी कन्फिग्रेशन ये हमारे पास डेजिग्नेशन है ये रेफ़र करती है, ये रेफर्स है, रेफर्स टू एसी ऑपरेशन, ये एसी ऑपरेशन को रेफ़र करती है। ठीक है, वैसे तो जितने भी कम्बिनेशंस होते हैं यानी कि कॉमन मीटर है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है, तो ये सारे के सारे कम्बिनेशंस जो हैं ये इनके अंदर दोनों एसी और डीसी आते हैं, यानी कि दोनों ऑपरेशंस आते हैं। लेकिन जो बेसिकली कॉमन मीटर है इसको हम रेफ़र करते हैं एसी ऑपरेशन को। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि फेज़ इन्वर्जन। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। अब जो इन्वर्जन हो रही है आउटपुट के अंदर, उस इन्वर्जन को हमने ज़रा डिस्कस करना है। ठीक है, तो फेज़ इन्वर्जन
तो जो फेज़ इन्वर्जन है इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो जो आउटपुट सिग्नल है ये 180 आउट ऑफ फेज़ है विद इनपुट सिग्नल। द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ विद इनपुट सिग्नल। तो 180 आउट ऑफ फेज है इनपुट सिग्नल से। तो एज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज चेंजेस, क्योंकि जो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज है वो चेंज होता है। एज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज चेंजेस, यानी कि जो आपने इनपुट के ऊपर वोल्टेज का सिग्नल दिया हुआ है वो चूँकि चेंज होता है, इट काजेज द AC बेस करंट टू चेंज। तो इसकी वजह से जो AC बेस करंट है, इट काजेज द AC बेस करंट टू चेंज। तो इसकी वजह से जो AC बेस करंट है वो चेंज होती है। ठीक है जी, AC बेस करंट जो है उसके अंदर चेंज आती है, रिजल्टिंग इन ए चेंज इन दी कलेक्टर करंट। तो जिसकी वजह से कि कलेक्टर करंट के अंदर भी चेंज आती है। बेस करंट रिजल्टिंग इन दी चेंज इन द कलेक्टर करंट, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट में चेंज आती है फ्रॉम इट्स क्यू पॉइंट वैल्यू, फ्रॉम इट्स क्यू पॉइंट वैल्यू। इसकी क्यू पॉइंट वैल्यू से इसके अंदर चेंज आती है। ठीक है, यानी कि क्यू पॉइंट वैल्यू जो आपका DC लोड लाइन के ऊपर है वो चेंज होता है। अगर बेस करंट जो है वो इंक्रीज करे, इफ द बेस करंट इंक्रीजेस, अगर बेस करंट जो है वो इंक्रीज करे यानी कि उसकी वैल्यू बढ़े, तो फिर कलेक्टर करंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। सो द कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज। तो उसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है उस कलेक्टर करंट के अंदर भी इंक्रीज आएगा अबव इट्स क्यू पॉइंट वैल्यू, इसकी क्यू पॉइंट वैल्यू से अबव, अबव इट्स क्यू पॉइंट वैल्यू, इसकी क्यू पॉइंट वैल्यू से अबव। ठीक है जी, तो उसके अंदर भी चेंज आएगी। सो द कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज अबव इट्स क्यू पॉइंट वैल्यू। तो फिर कलेक्टर करंट जी है वो इंक्रीज होगी आउट क्यू पॉइंट वैल्यू से अबव, काजिंग इंक्रीज, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है causing increase जो कि काज करेगी इंक्रीज इन द वोल्टेज ड्रॉप, इन द वोल्टेज ड्रॉप में अक्रॉस RC, यानी कि जो रेजिस्टेंस ये RC जो कलेक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस RC है उसके अंदर उसके क्रॉस जो
वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो इंक्रीज है इन द वोल्टेज अक्रॉस आर सी, द इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस आर सी, अब जो वोल्टेज के अंदर इंक्रीज आ रही है अक्रॉस आर सी मीन्स दैट द वोल्टेज एट कलेक्टर, तो इसका मतलब है मीन्स दैट voltage at the collector decreases। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो कलेक्टर के ऊपर वो डिक्रीज करेगा, वो कम होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम इट्स क्यू पॉइंट, इसके क्यू पॉइंट से, फ्रॉम इट्स क्यू पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपकी बेस करंट बढ़ती है तो बेस करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट में भी इंक्रीज होती है, और जब कलेक्टर करंट में इंक्रीज होती है तो जो आरसी रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ता है। तो वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने का मतलब ये है कि जो कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है किसकी, उसकी क्यू वैल्यू से कम हो रहा है। सो एनी चेंज इन इनपुट सिग्नल वोल्टेज, तो कोई भी चेंज जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज के अंदर आ रही है, ठीक है, so any change in input signal voltage, तो कोई भी चेंज जो सिग्नल वोल्टेज के अंदर आ रही है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज के अंदर आ रही है, रिजल्ट्स इन ऑपोजिट चेंज, रिजल्ट्स इन opposite change in collector signal voltage, in collector signal voltage। तो कोई भी चेंज जो इनपुट के अंदर आ रही है उसकी वजह से जो कलेक्टर सिग्नल वोल्टेज है उसके अंदर भी चेंज आएगी। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल मिल रहा है उसके ऊपर में भी चेंज आएगी। तो इसी को हम कहते हैं विच इज ए फेज इन्वर्जन। तो इस चेंज की वजह से फेज जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप एम्पलीफायर के ऊपर जब देते हैं वोल्टेज, इनपुट से वोल्टेज देते हैं तो वो इनपुट जब आउटपुट के ऊपर आता है तो वो चेंज आता है। अब इसकी वजह ये है कि जब बेस करंट के अंदर चेंज आएगी तो बेस करंट की वजह से कलेक्टर करंट के अंदर भी चेंज आएगी, यानी कि अगर बेस करंट इंक्रीज होती है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगी। अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सी, वो वोल्टेज ड्रॉप आर सी के अक्रॉस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो जब वो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। अब वहां पर बेस करंट में इंक्रीज आ रही है और कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के अंदर चेंजेस हैं, जो अपोजिट चेंजेस आ रही हैं, इन अपोजिट चेंजेस की वजह से फेज इन्वर्जन जो है वो जनरेट होती है। ठीक है जी, अब हमने जो है वो इसका डीसी एनालिसिस, ये तो फेज इन्वर्जन होगी, अब इसका डीसी एनालिसिस जो है वो करके हमने देखना है। तो डीसी
एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस जो है, यानी कि जो डीसी का एनालिसिस है उसको देखते हैं। तो जो हमारा एनालाइज है एम्पलीफायर का फिगर ए के अंदर, एनालाइज द एम्पलीफायर इन फिगर ए। जो आप फिगर ए के अंदर एम्पलीफायर जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, द डीसी बाइस वैल्यूज मस्ट बी डिटरमिन्ड। तो जो डीसी बाइस वैल्यू हैं उनको हर सूरत में हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। द डीसी बाइस्ड वैल्यूज मस्ट बी डिटरमिन्ड। तो जो डीसी बाइस्ड वैल्यूज हैं इन्हें हमें हर सूरत में डिटरमिन करना पड़ेगा। टू डू दिस अ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज डेवलप्ड। तो इसके लिए हमें एक डीसी सर्किट डेवलप करना पड़ेगा। टू डू दिस वी हैव टू डेवलप ए डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसके लिए हमें एक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करना पड़ेगा बाय रिमूविंग द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स। बाय रिमूविंग द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स। यानी कि ये जो कैपेसिटर C1, C2 और C3 हैं इनको हमें सर्किट में से रिमूव करना पड़ेगा। आपने अगर डीसी सर्किट जो है उसको एनालिसिस करना है, बिकॉज दे आर ओपन, क्योंकि ये ओपन होते हैं एज फार एज द डीसी बाइस इज कंसर्न। जब तक हम डीसी बाइस से कंसर्न हैं, तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3 ये हमें हटाने पड़ेंगे और एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इसका ड्रा करना पड़ेगा इस फिगर ए का। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो ये कैपेसिटर्स हैं ये अपीयर होते हैं डीसी बाइस के लिए ओपन, यानी कि ये डीसी बाइसिंग के लिए ओपन कैपेसिटर्स के तौर पर है, क्योंकि ये डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एसी को तो कैपेसिटर गुजरने नहीं देता है लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है। पर तो जब अगर डीसी को ब्लॉक कर देता है तो इसका मतलब है कि आउटपुट के ऊपर आपके पास करंट तो नहीं आ रही। तो फिर इसलिए याद है ओपन सर्किट के तौर पर ये काम करते हैं। तो लिहाजा फिर हमें जो है इनको जो डीसी सर्किट है उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें जो है वो लोड रजिस्टर जो है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा इस सर्किट के अंदर से। द लोड रेजिस्टेंस, तो जो लोड रेजिस्टेंस है आपके पास लोड रेजिस्टेंस और सिग्नल सोर्स, द लोड रेजिस्टेंस एंड द सिग्नल सोर्स इज आल्सो रिमूव्ड। तो जो लोड रेजिस्टेंस है और सिग्नल सोर्स हैं इनको भी हमें रिमूव जो है करना पड़ेगा। अब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको मैं बनाता हूँ। द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट is shown
इन फिगर बी। तो डीसी सर्किट जो है इसको हम बनाते हैं, इसको शो करते हैं एक फिगर बी के अंदर। ठीक है जी। तो अब ये जो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट होगा इसके अंदर से हम कैपेसिटर भी हटा देंगे, सिग्नल सोर्स है उसको भी वी विल रिमूव, उसको भी हम हटा देंगे। तो मैं ये फिगर बनाता हूँ बी जो है यहाँ पर। तो आप देखें कि ये हमारे पास उसी तरह ट्रांजिस्टर है और इधर ये बेस है इसकी, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और दैट इज़ ग्राउंडेड। और इधर ये कलेक्टर है VCC 12 वोल्ट आपने दिए हुए हैं, इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है जी। और यहाँ से ये रेजिस्टेंस RE जो है ये भी ग्राउंडेड है, ये 560 ओहम है। ठीक है। R1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 22 किलो ओहम और R2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 6.8 किलो ओहम, ये 6.8 किलो ओहम के बराबर है। तो RC जो है इधर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस, ये RC जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.0 किलो ओहम। RC जो है वो 1.0 किलो ओहम के बराबर है। बीटा DC जो है दैट इज़ इक्वल टू 150 के बराबर है। बीटा DC जो है वो 150 के बराबर है। तो ये हमारे पास फिगर बी है, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये इसकी बेस, ये इसका कलेक्टर और ये इसका एमिटर। तो दैट इज फिगर बी। ये फिगर बी का DC इक्विवेलेंट सर्किट, ये DC इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर ए एम्पलीफायर शोन इन फिगर ए। ये जो फिगर ए का ये जो फिगर ए हमने बनाई है, इस फिगर ए का ये हमारे पास DC इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो फिगर बी है, ये जो ये मैंने यहाँ पे फिगर बी जो है वो बनाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने लोड रेजिस्टेंस सोर्स को भी रिमूव कर दिया। अब आप जो है इस पर अप्लाई करें किरचॉफ रूल KVL टू द बेस एमिटर सर्किट। ठीक है। नाउ अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू बेस एमिटर सर्किट। बेस एमिटर सर्किट जो है उसके ऊपर अप्लाई करें तो R थेवेनिन RTH विल बी इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। तो ये 6.8 किलो ओहम और 20 किलो ओहम
डिवाइडेड बाई 6.8 किलो ओहम प्लस 22 किलो ओहम के बराबर आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल आर थेनवियन विल बी इक्वल टू 5.19 किलो ओहम के बराबर आ जाएगा। अब जो वोल्टेज है वी थेनवियन उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वी थेनवियन को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले उसका वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर जो है वो वी थेनवियन जो है उसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो वी थेनवियन है दैट इज इक्वल टू R2 R1 प्लस R2 VCC दैट इज इक्वल टू 6.8 किलो ओहम डिवाइडेड बाई 6.8 किलो ओहम प्लस 22 किलो ओहम और VCC जो है ये हमारे पास 12 वोल्ट के बराबर है। तो वी थेनवियन जो है दैट विल बी इक्वल टू, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 2.83 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमने एमीटर करंट जो है वो कैलकुलेट करनी है, आई ई विल बी इक्वल टू वी थेनवियन माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर थेनवियन डिवाइडेड बाई बीटा डी सी, ये इसके बराबर जो है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वी थेनवियन की वैल्यू 2.83 वोल्ट निकली है, 2.83 वोल्ट, ठीक है जी, ये वैल्यू निकली है। और बी की वैल्यू हमारे पास -0.7 वोल्ट है वी बी ई की। तो डियर स्टूडेंट ये इसमें वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2.83 वोल्ट, 0.7 वोल्ट और डिवाइडेड बाई, अब आर ई की वैल्यू इसके अंदर रखें तो 560 ओहम, 560 ओहम प्लस अब वैल्यू जो है वो आर टी एच की और बीटा डी सी की, आर टी एच और बीटा डी सी की। आर टी एच की वैल्यू आपने निकाली थी 5.19 किलो ओहम, 5.19 किलो ओहम और डिवाइडेड बाई बीटा डी सी जो है इसकी वैल्यू थी 150। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपके पास आई ई की, आई ई की वैल्यू है इट विल कम 3.58 मिली एम्पेयर, ये आई ई की वैल्यू निकल आएगी। तो आई ई की वैल्यू बाई सी के बराबर ही होती है, तो आई ई इज इक्वल टू आई सी। तो इसका मतलब है कि आई सी भी जो है ये आपके पास 3.58 मिली एम्पेयर है। नो वी ई जो है, जो वी ई वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एमीटर जो है वो आई ई आर ई के बराबर है।
तो वी ई जो है ये आई ई आर ई के बराबर है। तो आई ई जो है वो हमारे पास 3.58 मिली एम्पियर निकली है और आर ई की वैल्यू जो है वो 560 ओहम है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी ई जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट के बराबर निकल आएगा। नो वी बी जो है वो अब वी ई, अब अगर वी बी की वैल्यू देखें तो वी बी जो है वो वी ई प्लस 0.7 वोल्ट के बराबर है। तो वी बी इज इक्वल टू वी ई निकला आपके पास 2 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.7 वोल्ट। तो ये आपके पास 2.7 वोल्ट के बराबर वी बी की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद आप वी सी जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, ये वी सी सी माइनस आई सी आर सी के बराबर जो है वो होगा। तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ रखें, जो वी सी सी की वैल्यू है वो 12 वोल्ट है, माइनस आई सी की वैल्यू आपने निकाल ली है 3.58 मिली एम्पेयर, इनटू आर सी की वैल्यू जो है वो 1.0 किलो ओहम है। तो ये सारा जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वी सी जो है दैट इज इक्वल टू 8.42 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब लास्ट में रह गया हमारे पास वी सी ई, कि वी सी ई जो है व्हाट शुड इट हैव वैल्यू। तो वी सी ई जो है वो वी सी माइनस वी ई के बराबर है, वी सी माइनस वी ई। तो वी सी की वैल्यू है आपके पास 8.42 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 8.2 वोल्ट नफी 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है दैट विल बिकम तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये निकल आएगी 8.2 में से निकालें तो ये 6.42 वोल्ट निकल आएगी, 42 वोल्ट, 6.42 वोल्ट। तो ये सारा अब हमने डीसी एनालिसिस जो है इसका करके देख लिया। आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने कैलकुलेट करके देख लिया, वी ई वी सी, ठीक है जी, वी बी, उसके बाद आर टी एच वी टी एच, सारा पूरा सर्किट ये इस फिगर बी की मदद से हमने इसका एनालिसिस जो है वो कर लिया। नाउ नेक्स्ट अब हमने जो आगे मूव ऐड करना है वो हमने करना है एसी एनालिसिस के ऊपर। तो जो एसी सिग्नल ऑपरेशन एम्पलीफायर का, उसके लिए एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये वाली फिगर मिटा देता हूँ क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया हुआ है। तो नो एसी एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो है वो हमने एसी एनालिसिस जो हैं उनको देखना है, इसी सर्किट के जो एसी एनालिसिस है। तो इसके लिए एसी एनालिसिस के लिए टू एनालाइज द एसी सिग्नल ऑपरेशन, अगर आपने एसी सिग्नल ऑपरेशन जो है उसको एनालाइज करना है ऑफ एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर के, तो उसके लिए फिर आपको यू हैव टू ड्रा
an AC equivalent circuit is developed. तो एक AC equivalent circuit जो है वो डेवलप करना पड़ेगा as follows. नंबर 1, पहले नंबर पर जो कैपेसिटर C1, C2, C3 हैं आर रिप्लेस्ड बाय इफेक्टिव शॉर्ट्स. द कैपेसिटर C1, C2 and C3 are replaced by effective shorts. इनको इफेक्टिव शॉर्ट्स जो हैं उनसे हम रिप्लेस कर देंगे because their values are selected so that because their values are selected so that XC is very small, mean XC reactance of a capacitor goes to 0 at the single frequency signal frequency and can be considered to be और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 0 ओहम, कि ये इतनी कम है कि 0 ओहम के बराबर है. दूसरे नंबर पर जो डीसी सोर्स है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ग्राउंड. नंबर 2, the DC source is replaced by ground. तो दूसरे नंबर पर जो DC सोर्स है उसको हम ग्राउंड से रिप्लेस कर देंगे. अब जो DC वोल्टेज सोर्स है, a DC voltage source has an internal resistance. अब जो डीसी वोल्टेज सोर्स है यानी कि यहाँ से डीसी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ नियर 0 ओहम, क्योंकि हमने XC को कह दिया कि दैट इज़ ऑलमोस्ट गोज टू 0, कि ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमने जो C1, C2 और C3 हैं उनको रिप्लेस कर दिया है इफेक्टिव शॉर्ट्स के ज़रिए. बिकॉज इट होल्ड्स ए कांस्टेंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड. बिकॉज it holds a constant voltage, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज रखता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, जो कि लोड से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसका लोड के ऊपर जो कोई इफेक्ट नहीं है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है और ये विद इन लिमिट्स रहता है, विद इन लिमिट्स, और ये लिमिट्स के अंदर रहता है, यानी कि इसको कांस्टेंट रखा होता है, ये एक खास हद से आगे ये नहीं बढ़ता, एक खास हद से आगे ये नहीं जाता है.
तो नो एसी वोल्टेज कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस इट। तो कोई भी एसी वोल्टेज जो है, सो नो एसी वोल्टेज कैन डेवलप अक्रॉस इट। तो हम कोई भी एसी वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस कर सकते, तो इसलिए ये एक एसी शॉर्ट के तौर पर अपीयर होता है। सो इट अपीयर्स एज एसी शॉर्ट। क्योंकि इसके अक्रॉस हम कोई ऐसी वोल्टेज डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए ये एक एसी शॉर्ट के तौर पर डेवलप। दिस इज़ वाई अ डीसी सोर्स इज कॉल्ड एन एसी ग्राउंड। तो इसलिए हम डीसी सोर्स को कहते हैं कि वो एक एसी ग्राउंड है। देयरफॉर डीसी सोर्स इज कॉल्ड एसी ग्राउंड। तो हम इसीलिए डीसी सोर्स को एसी ग्राउंड का नाम जो है वो देते हैं। तो अब जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, द एसी सर्किट फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए इक्विवेलेंट एसी सर्किट है इज ऑफ फिगर ए इज शोन इन फिगर सी। तो उसको अब हम फिगर सी के अंदर जो है वो शो करेंगे। ठीक है जी। फिगर सी के अंदर इसको शो करते हैं। तो अब आप देखें कि मैं पहले ये जो फिगर सी है इसको बनाता हूँ। ये देखें हमारे पास ट्रांजिस्टर है, उसी तरह ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस। अब बेस के साथ यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ से आगे फिर रेजिस्टेंस है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ से आपको इनपुट दे रहे हैं, तो ये R1 है जो कि बराबर है 22 किलो ओहम के। यहाँ पर R2 है जो बराबर है 6.8 किलो ओहम के। इधर से एमिटर है, इस एमिटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है। और ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये E, ये B और ये C। यहाँ पर ये कलेक्टर है और इस कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस RC लगी हुई है और इसको भी आपने ग्राउंड किया हुआ है। ये RC रेजिस्टेंस जो है ये 1.0 किलो ओहम के बराबर है। तो ये फिगर सी है हमारे पास विदाउट एन इनपुट सिग्नल वोल्टेज, एसी ग्राउंड इज शोन इन तो ये हमारे पास जो फिगर ए है, सॉरी फिगर सी है, जो ये है विदाउट एन इनपुट सिग्नल वोल्टेज, विदाउट एन इनपुट
सिग्नल वोल्टेज। तो ये बगैर किसी सिग्नल इनपुट वोल्टेज के बराबर है। उसके बाद एक और दूसरी फिगर जो है वो भी हम बनाते हैं कि यहाँ पर अब हमने कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया हुआ, ये विदाउट इनपुट सिग्नल जो है ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर एम्पलीफायर। ठीक है, ये फिगर सी है, विदाउट इनपुट सिग्नल एसी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, इसको क्या लेंगे फिगर सी। उसके बाद अब हम एक और फिगर बनाते हैं जिसके अंदर आप जो है वो इनपुट सिग्नल देंगे। ठीक है, तो ये फिर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर ये सर्किट है हमारे पास, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो आप इनपुट सिग्नल जो है वो दे रहे हैं। ठीक है जी, ये इनपुट सिग्नल जो है वी एस इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आर एस लगी हुई है। ठीक है जी, और यहाँ से इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ग्राउंडेड है, फिर उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ग्राउंडेड है। ये वही वैल्यूज़ हमारे पास R1 और ये R2, इनकी वही सेम वैल्यूज़ हैं, ये वाली 1 किलो ओम और 6.8 किलो ओम। उसके बाद एमीटर जो है इसको आपने ग्राउंड जो है वो किया हुआ है, इसी के साथ कलेक्टर के साथ ये रेजिस्टेंस RC जो है वो लगी हुई है, जो कि 1.0 किलो ओम के बराबर है। ठीक है जी, ये अब हमारे पास फिगर डी है, ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये फिगर डी है, फिगर डी एसी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद इनपुट एसी सिग्नल। यहाँ पर हमने जो है इसको इनपुट एसी सिग्नल जो है वो दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक फिगर आपके पास विदाउट सिग्नल के है और एक फिगर आपके पास विद सिग्नल है। अब हम नोटिस करें कि जो बोथ R3 और R1 है हैव वन एंड कनेक्टेड टू द AC ग्राउंड के तो ये हमारे पास दो सर्किट्स जो हैं वो आगे हैं, एक विद सिग्नल है और एक विदाउट सिग्नल है। ठीक है, ये AC के लिए हमने सर्किट जो है ड्रा किया। तो अब आप जो नोटिस करें कि जो बोथ R3 और R1 है उनका एक एंड जो है वो कनेक्टेड है AC ग्राउंड को। ठीक है, नोटिस दैट आप ये नोट करें कि जो बोथ RC एंड R1, जो RC और R1 है इनका जो है
have one end, connected to the AC ग्राउंड। इनका वन एंड जो है RC और R1 का वो AC की ग्राउंड से कनेक्टेड है, बिकॉज इन एक्चुअल सर्किट, लेकिन एक्चुअल सर्किट के अंदर जो हमने फिगर ए ड्रा की थी, बिकॉज इन एक्चुअल सर्किट दे आर कनेक्टेड टू VCC, दे आर कनेक्टेड टू VCC यानी कि कलेक्टर वोल्टेज बैटरी, कनेक्टेड टू VCC विच इज़ इन फैक्ट, जो कि एक्चुअली विच इज़ इन फैक्ट AC ग्राउंड, जो कि असल में AC ग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली यहीं पर वो बैटरी लगी होगी, तो आपका R1 और RC जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो एक्चुअली ये जो है वो कनेक्टेड हैं AC की ग्राउंड के अंदर के साथ। तो जो AC का एनालिसिस है, इसमें जो AC ग्राउंड है और एक्चुअल ग्राउंड जो है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए पॉइंट इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इन AC एनालिसिस, जो आपके पास AC के एनालिसिस हैं, द AC ग्राउंड एंड द एक्चुअल ग्राउंड, AC ग्राउंड है और जो एक्चुअल ग्राउंड है are treated same point इलेक्ट्रिकली, तो उनको सेम पॉइंट के तौर पर लिया जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे तो AC ग्राउंड और एक्चुअल ग्राउंड जो है वो एक्चुअली सेम ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट के तौर पर हम उसको लेंगे। अच्छा, अब जो आपके पास फिगर ए थी, जो पीछे मैंने मिटा दी है, द एम्पलीफायर इन फिगर ए, जो आपने एम्पलीफायर बनाया था फिगर ए के अंदर, ये इज कॉल्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। उसको हमने नाम दिया था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, बिकॉज द बाईपास कैपेसिटर C2, because the bypass capacitor C2, क्योंकि जो बाईपास कैपेसिटर C2 है, कीप्स द एमिटर एट AC ग्राउंड, क्योंकि वो एमिटर को AC ग्राउंड के ऊपर रखता है। ग्राउंड इज द कॉमन पॉइंट इन द सर्किट, तो ग्राउंड आपको पता है जो कॉमन पॉइंट होता है सर्किट में उसको ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड इज द कॉमन पॉइंट इन द सर्किट। तो ग्राउंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट जो है वो सर्किट के अंदर होता है, ठीक है जी। तो ये अब हमने इसका AC एनालिसिस और DC एनालिसिस जो है उसको हमने करके देख लिया, लेकिन अभी इसके कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं
वो भी हमने जो है उसको स्टडी करके देखना है। तो वो फिर अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इनको स्टडी करूँगा। तो आज मैं यहीं पर, आज आपको मैंने इसका सर्किट बना दिया है और इसका एसी और डीसी एनालिसिस जो है वो करके दिखा दिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो है वो जो लेक्चर नंबर 26 होगा उसमें हम सिग्नल एसी वोल्टेज देखेंगे एट द बेस। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।